स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज में। इस वीडियो में मैं 17 से 23 मार्च तक का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर कवर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला टॉपिक है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और नेपाल के मध्य साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन वृंदावन मथुरा में किया गया है। यह 21 से 23 मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया है। इस आयोजन को किसने परिपादित किया है? तो इस आयोजन को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता शोध संस्थान और क्रांति धरा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया है। इस आयोजन में दोनों देशों के 180 साहित्यकार, लेखक, पत्रकार तथा शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। अगला है श्रीलाल शुक्ल जन्म शती उत्सव। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस समारोह का उद्घाटन किया है। यह 20 मार्च को लखनऊ में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल के जन्म शती उत्सव का आयोजन किया जाता है। उनका योगदान क्या था? तो उन्होंने उपन्यास, व्यंग, कहानी, आलोचना और बाल साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिसमें काफी महत्वपूर्ण है राग दरबारी। यह काफी एग्जामों में पूछा जाता है, यह याद रखेंगे आप लोग। अन्य सुनी घाटी का सूरज, अंगद का पांव, यहाँ से वहां, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, यह उनकी कुछ कृतियां हैं। उपन्यास राग दरबारी के लिए उन्हें वर्ष 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 2008 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह गाजियाबाद में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा किया गया था। इस संगोष्ठी में जैविक खेती की अनुकूलता में सुधार करने और अधिक भूमि को जैविक प्रमाणीकरण के तहत लाने के लिए गांव क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस संगोष्ठी में देश भर के 23 प्रदर्शकों ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने की दिशा में अपनी उपलब्धियों और गतिविधियों का प्रदर्शन किया। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड 2025 टाइम्स ग्रुप और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित इस पुरस्कार में सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण संस्थाओं को सम्मानित किया गया। यह सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल परिदृश्य बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 18 मार्च को नई दिल्ली में इट गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड 2025 में उत्तर प्रदेश को डिजिटल गवर्नमेंट में विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार मिला। यह याद रखेंगे आप लोग। इट गवर्नमेंट डिजिटेक एनुअल अवार्ड में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले? 5 पुरस्कार मिले। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। यह भी याद रखेंगे आप लोग। यह 5 पुरस्कार कहाँ कहाँ किसको किसको प्राप्त हुए? तो प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यूपी पुलिस को महाकुंभ 2025 के दौरान अत्याधुनिक एआई आधारित निगरानी और भीड़ प्रबंधन प्रणाली के लिए मिला है। यह याद रखेंगे आप लोग। प्रयागराज में इस साल महाकुंभ था, तो इस पे क्वेश्चन आने की काफी संभावना है यूपी से संबंधित एग्जामों में। नेक्स्ट, स्मार्ट मोबिलिटी में उत्कृष्टता है तो यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी को मिला है। अगला है यूपी डेस्को यानी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को सार्वजनिक सेवा वितरण सुरक्षा बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के लिए दिया गया है। हमीरपुर जिले को अभिनव डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा एनालिटिक्स श्रेणी में प्रोजेक्ट रीति टीबी मुक्त हमीरपुर के लिए दिया गया है। तो यह याद रखेंगे आप लोग। हमीरपुर जिले को टीबी मुक्त हमीरपुर जिले के लिए दिया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग की श्रेणी में यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। तो यह टोटल 5 सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले पुरस्कार हैं जो यूपी द्वारा प्राप्त मिले हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। साहित्य व कला महोत्सव यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह अयोध्या में किया गया है। इसका नाम क्या है? तो कालजयी अयोध्या साहित्य व कला उत्सव
के नाम से इसको आयोजित किया गया है। यह 21 से 22 मार्च तक अयोध्या में 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में चला। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। ये किस जगह पर आयोजित किया गया था? तो अयोध्या राजघराने के राज सदन में इसका आयोजन किया गया था। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को दिखाना इसका उद्देश्य है। दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार तथा किसके द्वारा? ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा के सहयोग से बनाया जा रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा क्यों इसमें शामिल हो रही है? तो हर एक कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार डिसाइड करती है कि कंपनियां अपने लाभ का कुछ परसेंट जो है सामाजिक क्षेत्रों में योगदान में खर्च करेंगी। अभी वर्तमान में लगभग 3% के आसपास है। 19 मार्च से उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत करेगी। यह विशेष श्रेणी का राज्य का पहला स्कूल है जिसमें कक्षा 1 से 5 के दिव्यांग बच्चों के अनुकूल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, लैब तथा अन्य संबंधित शैक्षणिक जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। ठीक है, और कहाँ पर यह बनाया जा रहा है? तो यह ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। किसके हेल्प से? तो सरकार और होंडा कंपनी के हेल्प से। अगला टॉपिक है मॉडल गांव अभियान। तो 17 मार्च 2024-25 को अयोध्या जनपद के 1147 गांव को मॉडल गांव बनाने का अभियान शुरू किया गया है। यह याद रखेंगे आप लोग, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह अयोध्या जनपद में। और कितने गांवों को लिया गया है? तो 1147 गांवों को। यह नंबर भी याद रखेंगे। यह 1147 गांव 772 ग्राम पंचायतों में फैले हैं। अयोध्या जनपद के तारून ब्लॉक के महान मऊ गांव से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस मॉडल गांव अभियान में मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी, खुले में शौच से मुक्ति तथा अपशिष्ट प्रबंधन पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। यह कुछ इस हफ्ते का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।